कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ रहे थे। कोऑर्डिनेट में कल हम दो चीज़ सीखे थे, एक मूल बिंदु से किसी पॉइंट की दूरी प्राप्त करना और एक और चीज़ सीखे थे डिस्टेंस फार्मूला। बड़ा इंपॉर्टेंट दोनों था। बेसिक इंट्रोडक्शन करने के बाद कोऑर्डिनेट का हम लोग ये दो, आज हम लोग तीसरा इसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए तीसरा चीज आज हम लोग सीख रहे हैं। आइए देखते हैं। ये तीसरा चीज है सेक्शन फार्मूला, दैट मीन्स अंतःखंड विभाजन। शुरुआत में हम लोग कोऑर्डिनेट का सबसे पहले थ्योरम पढ़ रहे हैं। थ्योरम पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो शुरुआत से लेकर अभी तक जितने प्रकार से, सारे क्वेश्चन को हम एक एक करके सॉल्यूशन करेंगे। तो फिलहाल हम लोग कोऑर्डिनेट का थ्योरम पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं थ्योरम में। देखिए विद्यार्थीगण, हम लोग सेक्शन फार्मूला पढ़ रहे हैं अंतःखंड विभाजन। अंतःखंड विभाजन दैट मीन्स कि यदि किसी लाइंस के बीच में कोई बिंदु आकर उस रेखा को दो भागों में बांट देती है, उन भागों में बांटने हैं, तो उस विभाजन का पॉइंट हम लोग निकालना सीख रहे हैं। आप गौर करिएगा, इस विभाजन को हम लोग इस प्रकार से दिखला सकते हैं। ये कहना से आता है सेक्शन फार्मूला। आइए हम लोग उसी को आज हम लोग प्रूव कर रहे हैं। सेक्शन फार्मूला कैसे आता है, कहाँ से आता है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका एक्सिस हम ले लिए, दो एक्सिस ले लिए इस प्रकार से। विद्यार्थीगण आप लोग समझ रहे हो, ये आपका एस है, यह आपका एक्स एक्सिस और ये आपका हो गया वाई एक्सिस। क्लियर है। हम मान लेते हैं कि एक रेखा इस तरह से, इसी को हम लोग को सेगमेंट करना है। ये आपका x1 y1 इसे हम लोग ले लिया जाए, यह x1 और y1, और ये विद्यार्थीगण हम लोग ले लेते हैं x2 और क्या लेते हैं y2। ये एक लाइन लिए जिसके दोनों बिंदुओं के कोऑर्डिनेट प्राप्त हैं। यह पॉइंट x1 y1, यह x2 y2। यहाँ पर आप गौर करें होंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ध्यान से, कि यदि कोई पॉइंट इसको सेगमेंट करता है, मान लेते हैं यह पॉइंट इसको दो भाग में बांटता है। मान लेते हैं इधर का भाग m और इधर के भाग का रेशियो n है। m अनुपात n में यदि इसको विभाजित करता है, तो हम इसका कोऑर्डिनेट कैसे प्राप्त करें, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे प्राप्त करें। हम थोड़ा सा मान लेते हैं कि इसका नियामक है x एंड y। कल हम आपको ये चीज चर्चा किए थे, ध्यान दीजिएगा। क्या बोले थे हम, ये चर्चा किए थे कि यदि विद्यार्थीगण किसी भी बिंदु से, किसी भी पॉइंट से x पर लंबवत दूरी y का लेंथ कहलाता है और किसी भी पॉइंट से y पर लंबवत दूरी वो x का मान कहलाता है। तो आप ये गौर करेंगे विद्यार्थीगण कि यदि हम यहाँ से यहाँ तक लंब डाल देते हैं, तो ये पूरा जो होगा y2 का मान, यहाँ से यहाँ तक यदि लंब डालते हैं तो ये पूरा जो होगा y का मान, और यहाँ से यहाँ पर यदि लंब डालते हैं तो ये पूरा जो होगा y1 का मान होगा। तो एक बात गौर करिएगा आप कि यदि आपका यह y2 है और यह x2 है, तो यहां से यदि यहां मिला दिया जाए तो आप तुरंत कहिएगा कि सर ये जो लेंथ है, ये वाला लेंथ हमें पता चल चुका है, क्योंकि आप जान गए हैं कि ये y2 है और ये y है। तो आप कहिएगा कि सर ये जो होगा y2 माइनस y होगा। क्या क्लियर है, होगा। उसी प्रकार से ये आपका y है और ये y1 है। यदि हम यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे तो आप कहिएगा कि सर ये y और यहाँ तक ये y1, तो ये पैरेलल होगा, तो ये y1 तो कटेगा। तो ये जो लेंथ होगा विद्यार्थी का, इस लेंथ के बारे में, तो इसे हम लिख सकते हैं y, पूरा y है बड़ा वाला और ये छोटा वाला y1 है, तो इसे हम लिख सकते हैं y माइनस y1। यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं तो ऐसे साफ साफ रखने के लिए, ठीक ना। पर आपको पता चल गया होगा कैसे है, यहाँ तक आपको। अब आप गौर करिएगा कि यदि हम इस पॉइंट से y पर लंब डालें, तो कल ही बताया कि ये जो लेंथ होता है वो x2 रिप्रेजेंट करता है, या इस पर हम लंब डालें तो यह x को रिप्रेजेंट करेगा, और यहां से यदि लंब डालें तो x1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक बात गौर करिएगा, यदि आप यहां से हम लोग देख रहे हैं कि ये पूरा y2 और ये यहां तक x, ये यहाँ तक x2 और ये x, यहां तक x2, गौर करिएगा x2 और ये x, तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है जो पैरेलल है, यहां पर हम कह सकते हैं कि यह जो होगा x2 माइनस x होगा। ये विद्यार्थी होगा। उसी प्रकार से यहां पर आप गौर करिएगा,
ये पूरा विद्यार्थीगण x है और इसमें x1 माइनस हुआ तो ये हो जाएगा x और माइनस x1 हो जाएगा। यहां से हम इसको हटा देते हैं, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे। अब देखिए ये दो ट्रिंगल आपके सामने बना। अब आप गौर करे होंगे कि ये दो ट्रिंगल जो बना दोनों आपस में सिमिलरिटी का यूज कर रहा है, दोनों सिमिलर बन रहा है। यहाँ पर देखिएगा 90 डिग्री, यहाँ पर देखिएगा 90 डिग्री। यह विद्यार्थीगण ये संगत कोण से ये थीटा और थीटा दोनों आपस में बराबर होंगे, अर्थात यहाँ पर दोनों विद्यार्थीगण ट्रिंगल आपस में, ये दोनों त्रिभुज आपस में सिमिलर कहलाएंगे। और सिमिलरता कहता है कि जब दो त्रिभुज समरूप हो तो संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। आइए सिमिलरिटी लगाते हैं, ये और ये सिमिलर ट्रिंगल है, तो हम यह कह सकते हैं सिमिलरिटी के गुण से आपको पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत, तो समरूपी लगता कैसे है, तो हम ये चीज आपको बताए थे कि जब दो त्रिभुज समरूप हो तो जो कोण आपस में बराबर होते हैं उसी के सामने वाली भुजाएं अनुपातिक होती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस ट्रिंगल में 90 के सामने m, इसमें 90 के सामने, तो हम सिमिलरिटी से लिख सकते हैं इस समकोण में 90 के सामने m, इस समकोण में 90 के सामने n। ठीक है, ये ऐसे आप इसमें देखिए कि ये कोण इसके सामने x माइनस x1, ये आपका x माइनस x1, और यदि हम बात करते हैं इसमें तो इसके सामने का कोण है, भुजा है x2 माइनस x बराबर। इसमें जब बात करते हैं तो थीटा के सामने जो है y माइनस y1 और बट्टा यहाँ पर थीटा के सामने y2 माइनस y1 है। यहाँ पर हम लोग सिमिलरिटी लगाए हैं, संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। अब आप बात करते हैं यदि हम एक बार इन दोनों का सॉल्यूशन करते हैं और एक बार इन दोनों का सॉल्यूशन कर दें, आइए करके देखते हैं। इन दोनों का जब सॉल्यूशन करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पर यह इसमें गुणा जब होंगे तो ये आपका हो जाएंगे m x2 माइनस mx बराबर, इससे जब गुना करेंगे तो nx और माइनस nx1। क्लियर है? क्योंकि हम जान रहे हैं कि हमको इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, x और y का नियामक निकालना है, इसलिए विद्यार्थीगण हम यहाँ से x को अलग कर रहे हैं, तो ये इधर हम भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा m x2 और ये माइनस है तो इधर आएगा तो ये प्लस, ये आपका n x1, ये x1 और बराबर ये उधर भेज देते हैं, तो mx पहले से था और इधर आएगा तो ये पॉजिटिव mx। अब आप गौर करे होंगे कि यहाँ से यदि हम इन दोनों में से x कॉमन ले लें, इन दोनों में से x कॉमन लेते हैं तो x कॉमन होगा, तो यहाँ पर जो बचेगा m और प्लस विद्यार्थीगण n बचेगा बराबर। यदि हम इसको यहाँ से x कॉमन लिए और इसमें हम m x2 और प्लस n x1, यहाँ से यदि हम x का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, कोऑर्डिनेट जब भी हम याद रखिएगा किसी को कोऑर्डिनेट के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो 3 लगे खींचे जाते हैं, तो ये हो जाएगा m x2 और प्लस विद्यार्थीगण n x1 और बट्टा में हो जाएगा ये आपका m और प्लस n। ये होता है x का नियामक जो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं x। इसी प्रकार से हम इस दोनों को यदि हल करते हैं तो y का नियामक आएगा, तो y का नियामक ऐसे इसी को देखकर हम लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि जहाँ पर इस तरह से हम लोग इसी प्रकार से इन दोनों को हल करेंगे तो ये हो जाएगा m, यहाँ पर y2 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा n, ये आपका y1 हो जाएगा और बट्टा में हम लिख सकते हैं m और प्लस कितना n। हम ये चीज ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर क्या निकालें, हम अंतःखंड का नियामक निकालें। किसी रेखा को यदि अंतःखंडित कुछ करती है तो उसका हम लोग नियामक किस प्रकार से निकालते हैं, तो अंतःखंड का नियामक हम लोग निकालते हैं। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, यही चीज यदि बाह्य विभाजन हो जाता, दैट मीन्स कि एक कोई पॉइंट आकर एक रेखा को बाह्य विभाजन करके समद्विभाजित करती है, बाह्य विभाजन में अंतःखंड बाह्य विभाजन करके उसको 2 भाग में बांटती है, तो उसका नियामक, तो आइए उसके बारे में।
चौथा नंबर में हम लोग देखेंगे कि यदि किसी रेखा को कोई पॉइंट बाह्य विभाजन करती है तो उसका हम लोग कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे विद्यार्थीगण, ये आपका ऐसे यह एक रेखा, इसका नियामक x1 y1 है और ये आपका x2 और y2 है, x2 और y2। बाहर में कोई एक पॉइंट है, ये आपका x और y, यह बाह्यखंड नियामक है। यहाँ पर विद्यार्थीगण हम लोग देख रहे हैं कि ये मान लेते हैं ये पूरा डिस्टेंस m है, ये पूरा यदि m है, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा m और यहाँ से ये m, ये m, तो कुछ भी नहीं विद्यार्थीगण, वही सेम कंडीशन बनता है, समरूपता लगता है। तो इसमें हम लोग यदि हम मान लेते हैं इसका नियामक निकालें, रेखा ये है मेरा मूल रेखा और ये बाह्यखंड नियामक है, तो बाह्यखंड का नियामक निकालने के लिए दैट मीन्स कि x और y का पॉइंट निकालने के लिए, बाह्यखंड नियामक निकालने के लिए सेम चीज, बस ये चीज होता है कि अंतःखंड का नियामक में वो पॉजिटिव के रूप में रिप्रेजेंट होता है और बाह्यखंड के नियामक में वो निगेटिव के रूप में। दैट मीन्स कि यहाँ पर ये हो जाएगा इस प्रकार से m, ये आपका x2 और वहाँ जो प्लस था यहाँ पर माइनस, ये आपका n x1 और बट्टा में हो जाएगा m माइनस। उसी प्रकार y का यदि निकालेंगे तो m, ये आपका y2 माइनस हो जाएगा n, ये आपका y1 और बट्टा में m और माइनस n। ये विद्यार्थी है। आइए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट में ज्योमेट्रिक, कोऑर्डिनेट ऑफ ज्योमेट्रिक सेंटर। देखा जाए विद्यार्थीगण, ज्योमेट्रिकल सेंटर का कोऑर्डिनेट प्राप्त करना, हम लोग जो ज्योमेट्रिकल सेक्टर पॉइंट होता है वो आप जानते होंगे, होता है, आपको पता होगा 4 प्रकार के पॉइंट होते हैं। पहला अंतः केंद्र, पता है ना, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और गुरुत्व केंद्र, जिसको हम लोग केंद्रक के नाम से जानते हैं। 4 केंद्र होते हैं। जनरली विद्यार्थीगण अभी तक आपका 2 ही केंद्र आपके एग्जामिनेशन में हमेशा पूछे जाते हैं, एक केंद्रक पूछे जाते हैं और एक विद्यार्थीगण अंतः केंद्र पूछे जाते हैं। हाँ, हम चारों के बारे में बता देंगे कि कैसे हमको यदि मान लेते हैं कभी भविष्य में पूछ दे, बहुत विद्यार्थीगण हाई लेवल में जाएगा तो आपसे पूछ सकता है, लंब केंद्र पूछ सकता है, बहुत जाएगा तो आप परिकेंद्र भी पूछ सकता है। इसलिए हम चारों के बारे में थोड़ा सा पहले एक डिटेल्स, एक शॉर्ट में जानकारी देते हैं और फिर बताएंगे कि उसका हम कोऑर्डिनेट कैसे प्राप्त करते हैं। तो आपको पता होगा, थोड़ा सा यदि नहीं भी पता है तो आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए विद्यार्थीगण। 4 केंद्र होते हैं मुख्यतः। सबसे पहले हम बताते हैं अंतः केंद्र के बारे में, इन सेंटर, जिसको हम लोग कहते हैं इन सेंटर। किसी भी ट्रिंगल के सभी कोणों के जब समद्विभाजक होते हैं, किसी भी ट्रिंगल के सभी कोण के समद्विभाजक क्या करते हैं विद्यार्थीगण, यदि हम कोण का समद्विभाजक इसका करते हैं, इसके कोण के समद्विभाजक करते हैं और इसके कोण के समद्विभाजक करते हैं, तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक इन सेंटर का निर्माण करते हैं। इसे हम लोग कहते हैं आई, ये इन सेंटर कहलाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं विद्यार्थीगण, इन, ये आपका सेंटर। हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं अंतः केंद्र। अर्थात विद्यार्थीगण इसका तात्पर्य है, हम लोग अभी कोऑर्डिनेट में इसका पॉइंट निकालना सीखेंगे कि इसका पॉइंट का नियामक हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अंतः केंद्र होते क्या है। दूसरा विद्यार्थीगण परिकेंद्र। परिकेंद्र का निर्माण कैसे किया जाता है, तो परिकेंद्र का निर्माण क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज के सभी भुजाओं का लंब समद्विभाजक जहां पर मिलता है, किसी भी त्रिभुज के सभी भुजाओं के लंब समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं, ये कहलाता है विद्यार्थीगण परिकेंद्र। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सर्कम सेंटर, हिंदी में कहलाता है यह परिकेंद्र। यह ध्यान दीजिएगा, यह परिकेंद्र कहलाता है। तीसरा विद्यार्थीगण हम लोग देखे होंगे लंब केंद्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑर्थो सेंटर के नाम से जानते हैं। कि दैट मीन्स कि किसी भी ट्रिंगल से तीनों शीर्षों से सामने की भुजा पर जब लंब डाला जाए, तीनों शीर्षों से सामने की भुजा पर लंब डाला जाए, ये इस प्रकार से तीनों शीर्षों के सामने से भुजा पर लंब डाला जाए, तो जहां पर तीनों लंब रेखा मिलती हैं उसे हम लोग कहते हैं ऑर्थो सेंटर। इसे हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आई से, इसको ओ से, इसको हम लोग करते हैं ऑर्थो सेंटर। हिंदी में इसका नाम है लंब केंद्र, लंब केंद्र। और एक और विद्यार्थीगण हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो विद्यार्थीगण केंद्रक
केंद्रक क्या होता है कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं ड्रॉ कर दी जाए, ये पहला ही माध्यिका का गुण है कि आधार को दो बराबर भागों में बांटती है, ये माध्यिका आधार को दो बराबर भाग में बांटती है, ये माध्यिका आधार को दो। तो याद रखेंगे जब भी किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिका किसी बिंदु पर मिलती हैं तो यह बिंदु केंद्रक कहलाता है। इसी को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में सेंट्रोइड, हिंदी में कहलाता है केंद्रक। इसी को गुरुत्व केंद्र के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए इसे हम लोग जी से इंडिकेट करते हैं। तो विद्यार्थीगण ये 4 केंद्र होते हैं। ट्रिंगल में इसके बारे में हम डिटेल से बताए होंगे, आपको पढ़े होंगे, ठीक नहीं पढ़े होंगे पढ़ेंगे आप लोग। देखा जाए क्या है, इन सेंटर, सर्क्यूम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड। रहा बात एग्जामिनेशन का, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो कोऑर्डिनेट में आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं वो विद्यार्थीगण ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम आपको चारों केंद्र निकालना बताएंगे कि इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, इसका कोऑर्डिनेट, इसका नियामक, इसका नियामक, इसका नियामक। चूंकि हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं तो हर वो बिंदु का नियामक हमें निकालना आने चाहिए जो ज्योमेट्रिकल में यूज किए जाते हैं, ज्योमेट्रिकल मैथ में यूज किए जाते हैं। तो ये चारों में से हम चारों को एक एक करके आपसे बात करते हैं। आइए विद्यार्थीगण आगे हम लोग एक एक करके सबके बारे में बताते हैं। मिटा दे रहे इसको। सबसे पहले हम लोग करेंगे सेंट्रोइड का नियमक यानी केंद्रक का नियमक कैसे निकाला जाता है, ध्यान दीजिएगा। पहला ये हम लोग थ्योरम पढ़ रहे हैं 4 और 4 का पहला हम लोग देख रहे हैं सेंट्रोइड, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं विद्यार्थीगण, सेंट्रोइड केंद्रक के नियामक। तो गौर कीजिएगा कैसे निकाला जाए केंद्र का नियामक। जैसे कि मान लेते हैं कि यदि कोई आपका ट्रिंगल दे देता है, ये इस प्रकार से ये एक त्रिभुज दे रहा है और तीनों शीर्षों के नियामक आपको पता है, या x1 y1 पता है, ये आपको पता है, मान लेते हैं x2 और ये y2 पता है, और ये आपका दे दिया गया है x3 और y3 दिया गया है। यानी किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के नियामक आपको पता है। तीनों शीर्षों का नियामक पता करके आपसे ये पूछ देगा कि बताइए इसका केंद्रक क्या होगा, केंद्र का नियामक क्या होगा, फाइंड आउट द सेंट्रोइड। तो आप ध्यान देंगे विद्यार्थीगण, सबसे पहला चीज, अब तुरंत हम लोग चारों केंद्र के बारे में जाने हैं तो हम बताए थे कि केंद्र का नियामक जो होता है ना, इसका जो नियामक होता है माध्यिका से होता है। इसका नियामक जो होता है माध्यिकाओं के कटान बिंदु केंद्र का निर्माण करते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गया है कि विद्यार्थीगण यदि यहाँ से हम लोग आते हैं इस प्रकार से यहाँ से ऐसे, ये विद्यार्थीगण यहाँ से विद्यार्थीगण ये माध्यिका कहलाता है, ये आपका माध्यिका। तो आप ये चीज कह सकते हैं कि सर माध्यिका जो है आधार को 2 बराबर भाग में बांटती है। बिल्कुल सत्य। तो जब 2 बराबर भाग में बांटती है दैट मीन्स कि ये जब दोनों बराबर, तो दोनों भाग का जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा। बिल्कुल होगा। जब विद्यार्थीगण ये 1:1, और आपको पता है कि माध्यिका अपने आप में 2:1 में डिवाइड होता है, तो ये 2:1। तो आप एक बात बताइए कि जब ये विद्यार्थीगण माध्यिका आधार को 2 बराबर भागों में बांटती है तो क्या आप अभी तुरंत इसमें हम लोग इससे पहले जो थ्योरम पढ़े थे उस थ्योरम से क्या इसका पॉइंट हम निकाल सकते हैं, या मिड पॉइंट का, ये एक उधर जाएगा एक सीधर आएगा, जिसमें अभी बताए थे अभी सेक्शन फार्मूला हम बताए थे कि यह m होता है, ये n होता है, तो ये उधर जाता है, ये इधर आता है। तो इसी रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये उधर जाएगा तो x3 हो जाएगा और ये इधर आएगा। तो इसका नियामक हम लोग ऐसे सिंपली लिख सकते हैं। इसका नियामक यदि लिखना चाहते हैं कि x2 प्लस x3 और बट्टा में 2 हो जाएगा, होगा ना। और इसी प्रकार से यहां से हो जाएगा y2 और प्लस y3 और बट्टा में 2 हो जाएगा। ये विद्यार्थी हम इसका पॉइंट निकाल लिए। अब जब इसका पॉइंट निकाली और ये हमें ये पता चल चुका है कि इसका ये निकालना है, हमको जी निकालना है, तो हम ये चीज जान गए हैं विद्यार्थीगण कि जब हम लोग सेक्शन अभी तुरंत पढ़े थे सेक्शन फार्मूला कि किसी भी रेखा को यदि कोई पॉइंट m और n के रेशियो में अंतर खंडित करती है तो हम लोग इसका पॉइंट निकालना सीखे थे। हम ये चीज कर चर्चा किए थे कि m इधर आता है और n इधर आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 जो है, जब हम इसका नियामक लिखेंगे तो 2 जो है इधर आकर गुना हो रहा है इन दोनों के साथ, और 1 जो है इसके साथ गुना होगा। तो इस बात को गौर करिएगा कि यदि हम g का नियामक लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ g, दैट मींस कि हम मान लेते हैं x और y है,
तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये 2 इसमें जब आकर गुना होगा, ये 2 जब इसमें आकर गुना होगा विद्यार्थी गण, तो ये 2 इसमें आके गुना होगा तो ये 2 2 से कट जाएगा और बचेगा x2 x3 और एक इधर आएगा तो x1। तो हम लिख सकते हैं ये आपका x1 प्लस या x2 और प्लस विद्यार्थीगण x3 और डिवाइडिंग बाई 2 और 1 3। ये कहां से आ रहा है, पीछे वाला थ्योरम यही बताए थे हम, पीछे वाला जैसे इस प्रकार से हम लोग x का नियामक लिखें, अब उसी प्रकार से हम लोग y का नियामक लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जब इसमें आएगा तो 2 से गुणा कट जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से y1, तो ये कहलाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 और बट्टा में m प्लस n, दैट मीन्स की 3। तो ये जो नियामक होता है विद्यार्थीगण, ये केंद्रक का नियामक होता है, सेंट्रोइड का नियामक होता है, या इसी को हम लोग कहते हैं गुरुत्व केंद्र का नियामक। बहुत इंपॉर्टेंट, ये एसएससी मेंस में 2018 में क्वेश्चन इससे आया था। त्रिभुज का दे दिया था, आपका कह दिया था कि 2 केंद्र इतना इतना है और इसका केंद्रक जो है मूल बिंदु पर है, ये कहा था। 2 केंद्र का नियामक दे दिया था और केंद्रक कह दिया था मूल बिंदु। मूल बिंदु का तात्पर्य क्या होता है कि जैसे कह देगा, जैसे विद्यार्थीगण ये कह देगा है कि इस तरह से एक ट्रिंगल है, इसका मान लेते हैं 3 4 दे दिया है और इसका दे दिया है ये मान लेते हैं 7 और 8, ये ऐसे दे दिया गया है और बोल दिया कि इसका केंद्रक जो है मूल बिंदु पर है, दैट मींस कि मूल बिंदु पर होना क्या में क्या 0 0। तो बोल रहा था कि बताइए तीसरा त्रिभुज का तीसरा शेष क्या था, ये एसएससी मेंस का क्वेश्चन है। 2 त्रिभुज के 2 बिंदु का नियामक देकर और ये कहा था कि केंद्रक जो है मूल बिंदु पर है। मूल बिंदु का अर्थ होता है, मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है यहां से। तो हम करते क्या कि जब मूल बिंदु का नियामक 0 0 हो गया तो ये 0 0 हो जाता और उसके बाद हमको क्या करते हैं, यहाँ पर आपका ऐसे लिख देते हैं, ये आपका विद्यार्थीगण 3 और यहाँ पर हो जाता 7 और ये x3 हो जाता बट्टे में 3। तो यहाँ पर x3 का मान निकल जाएगा, y3 वही इसका नियामक कहलाता। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम बहुत सारा करवाएंगे। अभी फिलहाल हम लोग एक एक करके सारे थ्योरम को खत्म करते हैं। आइए अब हम लोग जैसे हम लोग पढ़े सेंट्रोइड, अब इसी के आगे हम लोग केंद्रक का नियामक, किस प्रकार से हम लोग अंतः केंद्र का नियामक हम लोग लिखते हैं। आइए देखते हैं अंतः केंद्र के नियामक के लिए। आइए देखते हैं, इसी का चौथा थ्योरम है, इसका दूसरा पॉइंट। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे हैं इन सेंटर का कोऑर्डिनेट प्राप्त करना। इन सेंटर का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं आपके एग्जामिनेशन में कभी पूछ दे तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखा जब विद्यार्थीगण इसको ऐसे थ्योरेटिकली देखने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि एक त्रिभुज दे दिया है इस प्रकार से, ये विद्यार्थीगण इस प्रकार से एक ट्रिंगल दे दिया है, इसका नियामक x1 y1, इसका नियामक दे दिया है x2 y2 और इसका नियामक दे दिया है x3 और y3। ये और हम बोल दिए कि इसका बताइए इन सेंटर का नियामक क्या हो। तो जनरली विद्यार्थीगण यदि किसी भी त्रिभुज के इन सेंटर का नियामक बताया जाए तो यहाँ पर आपको रेखा का इस तीनों साइड का आपका लेंथ दिया हुआ होगा, नहीं भी दिया होगा तो आप 2 बिंदु के नियामक से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के लेंथ निकाल लेते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि यह ट्रिंगल जो है ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। तो हम जान गए कि यह स्मॉल है, ये इसका लेंथ, ये स्मॉल बी इसका लेंथ, ये स्मॉल सी ये आपका इसका लेंथ कहलाएगा। तो जनरली इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आई दैट मीन्स कि ये आपका एक्स और वाई इसका नियामक। याद रखिएगा जब हम लोग नियामक लिखते हैं तो 3 लकीर इस प्रकार से रिप्रेजेंट होता है। क्या करना क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले एक्स नियामक सारे लेंथ को लेकर, जैसे कि x1 इसके सामने वाला भुजा ए, ये आपका a और उसके बाद हो जाएगा x1 प्लस उसके बाद विद्यार्थीगण x2 तो इसके सामने वाला भुजा, तो ये हो जाएगा b और ये आपका x2 और प्लस विद्यार्थीगण यदि हम लोग बात करते हैं x3 तो c ये सामने वाला, ये आपका c और ये x3 और बट्टा में तीनों भुजाओं का योग, तो a प्लस कितना b प्लस विद्यार्थीगण c। ऐसे उसी प्रकार यदि y का कोऑर्डिनेट हम लोग लिखना चाहें तो क्या होगा, सेम कंडीशन y के साथ, तो ये हो जाएगा ये आपका a y1 प्लस ये आपका b
ये y2 और प्लस क्या c, ये आपका y3 और बट्टा में विद्यार्थीगण a प्लस b प्लस c। तो ये हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं अंतः केंद्र का नियामक। इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेगा, किसी भी त्रिभुज के तीनों केंद्रों का नियामक देकर, किसी त्रिभुज के तीनों केंद्रों का नियामक देकर आपसे इसका इन सेंटर का नियामक पूछा। लेकिन दिमाग में ये होता है कि सर ये आया कहाँ से, कैसे ये आया, तो थोड़ा सा एक नजर आप यहाँ पर डालिएगा कि आया कैसे। ये हम बताते हैं विद्यार्थीगण, ध्यान से सुनिएगा आया कैसे। देखिए इसको जानने से पहले इसको ध्यान दीजिएगा, इसको लिखने से पहले आप यहाँ पर गौर करिएगा कैसे आया ये थ्योरम। तो आपको ये चीज पता होगा कि क्या होता है कि अभी तुरंत बताएं कि किसी भी त्रिभुज में यदि किसी, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको समझने के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों के समद्विभाजक, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों के समद्विभाजक, ऐसे ऐसे और ऐसे तीनों कोणों के समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं उसे हम लोग अंतः केंद्र कहते हैं। एक बात और आपको जानना पड़ेगा कि अंतः केंद्र विद्यार्थीगण, जैसे कि ये भुजा मान लेते हैं, यह भुजा A है, यह भुजा B है और यह भुजा C है, तो इसलिए अंतः केंद्र में एक रेशियो बनता है। सबसे पहला ये जो रेशियो होता है, ये जो होगा इन दोनों के योग यानी B प्लस C, और इसका जो मान होगा रेशियो में यह आपका A होगा। दैट मीन्स कि यदि इन सेंटर से यह आपका शीर्ष और उसके बेस पर भुजाओं के दो भागों का अनुपात अगल बगल भुजाओं के योग और बेस के भुजाओं के योग के रेशियो के बराबर होता है ये चीज। और ये भी आपको पता होगा विद्यार्थीगण कि कभी भी किसी भी त्रिभुज में कोई कोण समद्विभाजक यदि सामने वाली भुजा पर पड़ता है, तो यदि यह x और यह y है तो इन दोनों भागों का रेशियो भी x एंड y होता है। क्लियर है? तो इन दो थ्योरम का यूज अभी हम करेंगे। यदि आप जानना चाहते हैं कि अभी जो हम लोग इन सेंटर का लिखे वो कहां से आया, कैसे आया, तो इसके लिए इनको आपको जानना पड़ेगा। आइए एक मिनट यहां पर देखिए। तो एक बात बताइए विद्यार्थीगण, एक बात सोचिएगा थोड़ा सा। इन सेंटर, तो यहां से हम इसको इस लकीर से इसको लेकर इसको मिला दिए यहां तक, ध्यान दीजिएगा, एक लकीर से इसको मिला दिए। तो आप ये चीज जान चुके हैं, यदि हम लोग ये B करते हैं, ये आपका स्मॉल b होता है, ये C होगा, तो इन दोनों का रेशियो जो होगा B, ये C एंड B, इन दोनों का रेशियो। यदि हम बात करते हैं इस रेखा का रेशियो, तो इस रेखा का रेशियो भी आपको भी हम तुरंत बताएं कि इस रेखा का रेशियो इन सेंटर से इसका मान इन दोनों के योग के बराबर यानी B प्लस C, और इसका रेशियो जो होगा वो नीचे वाला लेंथ जो था, वो पूरा लेंथ जो था विद्यार्थीगण कितना था, स्मॉल a था ना, तो ये स्मॉल a कहलाएगा। अब आप एक बात ध्यान दीजिए, यदि हम आपसे ये बोल दें, अभी हम लोग सेगमेंट फार्मूला पढ़े, यदि सेगमेंट फार्मूला से हम बोल दें कि इसका नियामक क्या आप लिख सकते हैं, तब बोलेगा जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि सेगमेंट हम बोल रहे हैं ये m और n का काम कर रहा है, अर्थात ये उसके पास जाएगा और ये इसके पास आएगा। याद करिए सेगमेंट फार्मूला, ये इधर ये इधर। कैसे लिखा जाएगा, तो आप बोलिएगा कि सर C उसके साथ जाएगा, तो ये ऐसे लिखाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम इसका नियमक लिख रहे हैं, इसका नियमक ना, तो ऐसे देखेंगे। ध्यान दीजिए C वहां पर, तो ये हो जाएगा C या x3, ऐसे हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखेंगे तो ये उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा C, और ये ऐसे यहां से हो जाएगा तो x3, ठीक है, और ये B यहां पर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस B, ये आपका B और x2, और बट्टा में C प्लस B। क्लियर है ना? हाँ, अब देखिए उसी प्रकार से अब y के साथ C उधर जाएगा तो ये C, ये आपका y3, और B इधर आएगा तो ये आपका प्लस विद्यार्थीगण B, ये आपका y2, और बट्टा में ये C प्लस B। तो आप ये चीज ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। हम इस पॉइंट का नियमक निकाल दिए सेगमेंट फार्मूला से। अब बताइए विद्यार्थीगण, यदि हमें I निकालना है और इन दोनों का रेशियो पता है, तो फिर से एक बार सेगमेंट फार्मूला लग रहा है। ये यहां पर आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये यहां पर आएगा और ये विद्यार्थीगण उसके पास जाएगा, ये यहां पर आएगा, तो जैसे ये यहां पर आएगा ना विद्यार्थीगण, तो ये और इसको काट देगा, और ये विद्यार्थीगण यदि वहां पर जाएगा तो ये इसके साथ गुणा होगा, तो
तो होगा नया चीज तैयार क्या होगा, और नीचे में इन दोनों का योग। तो देखिएगा विद्यार्थी का, जब हम इसको इसमें गुणा करेंगे, इसको इसमें गुणा करेंगे, तो ये दोनों कटने होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम ये आई का नियामक लिख रहे हैं। आई मान लेते हैं x और y है, यहां से समझिएगा, ये इसमें आएगा तो ये आपका हो जाएगा आपका क्या, ऊपर में पहले इसको हम लोग इस एक ऊपर भेज देते हैं, ये a यहाँ और ये इसमें आ रहा है, तो a ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा a x1, और नीचे से जाएगा तो वहीं पर फिर लिख देते हैं b x2 प्लस विद्यार्थीगण c या x3 और बट्टा में a प्लस b प्लस c। उसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर बात करें तो ये हो जाएगा a, या आपका y1 प्लस विद्यार्थीगण b या y2 प्लस विद्यार्थीगण c, या आपका हो जाएगा y3 और बट्टा में a प्लस b प्लस विद्यार्थीगण c। तो ये विद्यार्थीगण कहेगा इन सेंटर का नियामक। आज दूसरा क्लास समाप्त हुआ। कल से हम लोग विद्यार्थीगण तीसरा क्लास करेंगे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इन जितना भी हम पढ़ाए हैं इसको बुक में नोट डाउन करते रहिएगा, ज्यादा फायदा होगा। मिलते हैं तीसरे क्लास के लिए कल।